कैसे आप लोग, तो स्वागत है एक और नई रिएक्शन वीडियो में। फैक्ट भाई एक और वीडियो लेके आया है, गजब की वीडियोस है। और आज की जो वीडियो है, 1000 साल पहले का भारत कुछ ऐसा था। जी हाँ, हाउ वाज इंडिया 1000 years ago। मैं मतलब बड़ाई करने वाली बात नहीं है, एक तरीके से है भी, बट वो वैसी नहीं है कि पूरे एकदम घमंड में आके कि है कि भैया हमारा रिलीजन सबसे बेस्ट है। बेस्ट है तो भैया, बेस्ट है तो बेस्ट बोलेंगे, बेस्ट है, बट बहुत ही शालीनता से, नरम स्वभाव के साथ कि भैया हमारा रिलीजन जो है सनातन धर्म, वो इतना जबरदस्त है ना। मैं आपको 3 चैलेंज देता हूँ, 3 चैलेंज कि आप गूगल करना और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना कि क्या रिजल्ट मिला आपको। ठीक है, वो मैं आपको वीडियो के बाद बताता हूँ। पहले रिएक्शन देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं। 3 2 1 लेट्स स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और अगर मैं कहूँ कि आज से 1000 साल पहले भारत में सेल फोन, आईपैड और स्टाइलस जैसी चीजों का इस्तेमाल होता था, तो आप क्या विश्वास करोगे? यहाँ तक कि तब की मेडिकल कोई टेक्नोलॉजी नहीं इतनी करेगा। एडवांस थी कि पहले के लोगों को मेल स्पर्म और फीमेल ओवम के मिलन से बच्चा कैसे बनता है, इस सब की डिटेल में जानकारी थी। और होगी भी क्यों नहीं, हमारे देश में दुनिया की पहली और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो हुआ करती थी, जिस वजह से कुछ विदेशी सत्ताओं ने आक्रमण करके हमारे सारे ज्ञान को जलाकर राख कर दिया। नहीं तो आज इंडिया कुछ ऐसा होता नालंदा में और ऐसा अंग्रेज कहाँ फिर ना से हो। दिखा दिए? इसलिए तब के राजाओं ने अपना धन और गुप्त टेक्नोलॉजी को छुपा दिया, जिसे आज भी कई साइंटिस्ट को खोजने से डर लग रहा है। तो आइए जानते हैं उस पुराने दौर को और खोजते हैं अनदेखा भारत। 1000 साल पुराने भारतीय, ये सुन के दिमाग में यही ख्याल आता है ना, लोग खेती बाड़ी करके सिंपल लाइफस्टाइल जीते होंगे। सोचो अगर आपके घर के किचन से टोमेटो, मैदा, यहाँ तक कि तीखापन देने वाली मिर्च तक गायब हो जाए तो। जी हाँ, ऐसा ही कुछ खाना 1000 साल पहले होता था, क्योंकि भारत में ये सब चीजें उगती ही नहीं थी। इतना ही नहीं, कपड़ों की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार के वस्त्र मध्ययुगीन भारत पहना करता था। आज जिस मिनी स्कर्ट की आलोचना की जाती है, वो उस वक्त की औरतों का पहनावा हुआ करता था। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या पालकी का इस्तेमाल, और रहने का ठिकाना मानो मिट्टी के घर। अब इससे ये मत समझना कि 1000 साल पुराने भारतीय एक साधारण जिंदगी जी रहे थे, बिल्कुल नहीं। ये देखो, शायद तब के इंडियंस आज के लोगों से कई गुना विकसित थे। कुछ इतिहासकारों ने ये भी अनुमान लगाया है कि 1000 साल पहले के लोग सेल फोन से लेकर टैब और स्टाइलस जैसी चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। चलो मान लिया कि ये कोई कल्पना हो सकती है या फिर इत्तेफाक, लेकिन कुछ मंदिरों की दीवारों और स्तंभों पे जिन जानवरों की कार्विंग की गई है, वो देखकर आपको शक होने लगेगा कि अपने 1000 साल पुराने पूर्वज टाइम ट्रेवल तो नहीं करते थे। जी हाँ, ये दावा कई इतिहासकारों द्वारा हुआ है, क्योंकि ऐसे जानवर सिर्फ और सिर्फ बायो इंजीनियरिंग के जरिए ही लैब में पैदा किए जा सकते हैं। मतलब या तो वो लोग बायो इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट जानते थे, या तो फिर टाइम ट्रेवल। यकीन नहीं होता ना? देखिए, ऐसा ही एक और प्राणी इस मंदिर की दीवारों पर बनाया गया है, और वैज्ञानिकों का दावा है कि ये जानवर डायनासोर के टाइम में पाया जाता था, यानी 23 लाख साल पहले। अब हमने तो इस प्राणी को टेक्नोलॉजी की मदद से पहचान लिया, पर 1000 साल पहले के लोगों ने इस जानवर को कहाँ देखा होगा? यहीं से टाइम ट्रेवल की थ्योरी और सच्चाई सामने आने लगती है। और सिर्फ यही नहीं, तब मेडिकल साइंस भी काफी आगे बढ़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ साफ नजर आता है कि कैसे एक स्पर्म यानी शुक्राणु ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैसे एक सेल से सेल डिवीजन होते होते फीटस यानी बच्चा बनता है। ऐसी सारी प्रोसेस मंदिरों की दीवारों पे तराशी गई है। पर हम भूल रहे हैं कि हमारे पूर्वज हमारी सोच से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे, क्योंकि 0 से लेकर बाकी नंबर्स तक और एक एटम से लेकर प्लास्टिक सर्जरी तक की खोज हमारे पूर्वजों ने ही की थी, और करेंगे भी क्यों नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी और पहली यूनिवर्सिटी अपने देश में जो बनी थी, जी हाँ, नालंदा और तक्षशिला 5th सेंचुरी में बनाई गई ये यूनिवर्सिटी बिहार के 30 एकड़ एरिया में फैली हुई थी। इसमें कम से कम 10,000 बच्चे पढ़ते थे, और इन्हें पढ़ाने के लिए 3000 बुद्धिमान गुरु थे। और इन सब लोगों की रहने की व्यवस्था इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से बच्चे पढ़ने आया करते थे। और वहीं दूसरी तरफ तक्षशिला ने भारत को चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, आयुर्वेदाचार्य, चरक जैसे स्टूडेंट्स दुनिया को दिए। तो सोचो, अगर ये यूनिवर्सिटी कायम होती तो आज हम कहाँ होते? पर ये हो नहीं पाया, क्योंकि 600 AD में केदारा हंस ने तक्षशिला को चलाया, और 12th सेंचुरी में इतिहास दोहराते हुए बख्तियार खलजी ने नालंदा को। और ऐसा कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी में इतनी हैंड रिटन बुक्स थी कि उन्हें जल के राख होने में कई महीनों का समय लगा। और इससे ही पता चलता है कि अपने देश में कितना बड़ा ज्ञान का सागर था। और इसी वजह से ये भी मुमकिन लगता है कि 1000 साल पुराने भारतीय एक एडवांस सिविलाइजेशन थे, और शायद
शायद उनकी इसी प्रगति ने दुश्मनों को आकर्षित कर लिया था। और होते भी क्यों नहीं, आज जो हम भारत मैप में देखते हैं उससे कई गुना बड़ा वो पहले हुआ करता था, जिसमें चाइना छोड़ के ऑलमोस्ट सारे पड़ोसी राष्ट्र अपने भारत का हिस्सा हुआ करते थे। पर इतने बड़े भारत को बांध कर रख सके ऐसा कोई एक शासक नहीं था, जिस वजह से इस देश ने कई विदेशी आक्रमणकारियों को सहा है। 4th सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक भारत के एक बड़े से हिस्से पे गुप्त एम्पायर का राज चलता था और इस कालावधि को इतिहास में गोल्डन एज कहा गया है। यहाँ तक कि गुप्त ने संस्कृत को देश की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था। पर जैसे ही 6th सेंचुरी के अंत तक गुप्त एम्पायर खत्म होने आया, तब भारत का डार्क एज शुरू हुआ। उसके बाद भारत पे अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग शासकों ने राज किया, जैसे कि हर्षा, कन्नौज, चोला। पर उनमें भी चोल एम्पायर सबसे शक्तिशाली एम्पायर माना जाता है, क्योंकि उस दौर में सिर्फ जमीन पर लड़ने वाली आर्मी राजाओं के पास हुआ करती थी। पर पहली बार चोला ने नेवल आर्मी बनाई और उससे भारत के आसपास जितने भी द्वीप थे उन्हें जीत लिया था। उनके टाइम पीरियड में बनाया गया एक आर्टिफिशियल लेक आज भी भारत का सबसे बड़ा लेक माना जाता है और तभी उन्होंने कई सारे बड़े बड़े टेम्पल्स भी बनाए। उसी दौरान यानी 8th से 10th सेंचुरी के बीच भारत में 3 एम्पायर्स उभर कर आए, प्रतिहारस, पालस और राष्ट्रकूटास। पर भारत की ये सारे राजघराने आपस में लड़ने में इतने मशगूल थे कि उन्हें बाहरी आक्रमणकारियों का धोखा नजर नहीं आ रहा था। और तभी इस स्थिति का फायदा उठाया महमूद ऑफ गजनी ने, जहां उसने 1-2 बार नहीं 17 बार हिंदुस्तान पे हमला किया। ऐसा कहा जाता है कि उसने भारत से 200 लाख दीनार लूटे और 5000 से ज्यादा लोगों को मारा। अगर भारतीय शासकों ने एक दूसरे को सहायता करते हुए अपना अपना राज्य चलाया होता तो सोने की चिड़िया गलाने वाले भारत की आज ये हालत ना होती। जी हाँ, इंडिया सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि हीरे जवाहरात भी उगाया करता था, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले डायमंड्स माइन कर लिए थे। और शायद ऐसे ही खजानों को छुपाने के लिए राजा लोग पद्मनाभ स्वामी मंदिर जैसी मंदिरों का निर्माण कराया करते थे। हाल ही में केरला सरकार ने जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पिछले दरवाजे खोलना शुरू किए तो उसमें कीमती खजाना मिला और ऐसा एक के बाद एक 7 दरवाजे उन्होंने खोले और हर एक कमरे में सोने के कॉइन्स और कई सारा धन पाया गया। पर 7वें दरवाजे के बाद वो लोग रुक गए, क्योंकि उसे नरक का दरवाजा कहा जाता है, जिस पे कुछ इस तरह से नाग बनाए गए थे और किसी को पता नहीं कि उस दरवाजे के पीछे आखिर क्या है। पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस दरवाजे के पीछे अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के कुछ कागजात मिल सकते हैं या पूरे इंडिया को अमीर बना सके इतना सारा धन। तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल उस दरवाजे को लेकर केस चालू है और आने वाले समय में ही इस राज पर से पर्दा उठ सकता है। पर इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि हमारा देश एक सुजलाम सुफलाम राष्ट्र हुआ करता था, क्योंकि अगर आप उस समय की जीडीपी भी देखो तो वो दुनिया के 1/3 यानी 33% थी और उसमें भी 30% हिस्सा एक्सपोर्ट का हुआ करता था। हमारे देश में बनाई गई कई सारी सामग्रियां समंदर के माध्यम से दुनिया तक पहुंच जाती थी। इसके अलावा खेती बाड़ी और पशुपालन करना लोगों का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, जिस वजह से भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। और अगर हम कल्चर की भी बात करें तो हर गाँव में मंदिर हुआ करते थे, जिस वजह से लोग धार्मिक कार्यों में रुचि लिया करते थे। उस समय के मंदिरों को देख के असल में ये प्रश्न मन में उठता है कि आखिरकार इन लोगों ने कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा। ऐसे बड़े और सभी तरफ से गोलाकार पिलर्स मशीन की मदद के सिवा बनाना कोई आसान काम नहीं है। उस समय के लोग अपने काम में इतने माहिर थे कि बाकी लोग उन्हें काम से जानने लगे थे और यहाँ से शुरू हुआ कास्ट सिस्टम। धीरे धीरे लोग काम के अलावा मनोरंजन से जुड़ने लगे, जैसे पेंटिंग्स, गाने, कविता और खेल। जिस लूडो के सहारे हमने अपना लॉकडाउन गुजारा था, उस खेल का भी जन्म 6th सेंचुरी में हुआ था। तो भाई लोग, आज आपके भाई ने आपको बिना किसी टाइम मशीन के 1000 साल पुराने भारत की सैर कराई है। ऐसे ही अगर आपको हमारी इंडियन हिस्ट्री के और पन्ने खोल कर देखने हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और जो मैं बात बता रहा था, क्या बता रहा था मैं खुद ही भूल गया। हाँ यार, 1000 साल मतलब इतना कुछ हो चुका है इंडिया में। आई थिंक कहीं नहीं हुआ होगा किसी के साथ। पहले बाहर से मुगलों ने जितने भी इन्वेडर्स आए, मुस्लिम इन्वेडर्स, उन्होंने पहले लूट मार मचाई भैया, फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए, फिर अंग्रेजों ने अपना शासन चलाया। तो ये जो गैप आया ना बीच में, इसमें हमारा जितना भी कल्चरल हेरिटेज था, जितनी भी नॉलेज थी, इसमें हमारी सारी वेस्ट हो गई, चल गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, किसी ने बाहर ले लिया। आप इंग्लैंड के म्यूज़ियम में जाके देखोगे, वो पूरा इंडियन हिस्ट्री से भरा पड़ा है। वो इंडिया के वहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई है, इंडिया के राजाओं के जो
वॉर के जो हथियार होते थे, उनके जो पर्सनल चीज़ें हैं वो वहाँ रखी है उन्होंने डिस्प्ले में। इंग्लैंड का म्यूज़ियम उससे पैसे कमा रहा है, पॉन्ड्स, उससे पॉन्ड्स कमा रहा है वो। उनका म्यूज़ियम भी हमारे से चल रहा है, उनकी इकॉनमी हमारे से चली है उस टाइम पे। इतना लूट के ले गए हैं। बाकी जो इन्वेडर्स आए हैं उनका तो सबको पता है। मैंने बहुतों के मुंह से सुना है, भैया हमारे ताजमहल का खा रहे हो, हमारे कुतुब मीनार का खा रहे हो, हमारे लाल किले का खा रहे हो। भैया ये देखो, पहले हम इसका खाते थे, तुम तो अभी आए हो ना, उससे पहले ये सब था। तुम्हारे उधर था तो दिखा दो, और था तो इधर क्यों आए? उधर कुछ नहीं था भाई, आदिवासी जी रहते, एक घर बनाना नहीं आता था उन्हें, ठीक है। वो इस हालत में रहते थे वहाँ पे। आप गांव से शहर में शिफ्ट किस लिए होते हो, किस लिए मूव करते हो? बेटर लाइफ के लिए ना, कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी है, ठीक है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा है। गांव में कौन पूछता है? गांव का सबको पता है क्या कल्चर है। हालांकि गांव का, इंडिया के गांव का कल्चर बहुत बढ़िया, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फाइनेंशियल लेवल पे और फैसिलिटीज़ वाले बेसिस पे, तो वही सेम सीन था। हालांकि वो काम करने नहीं आए थे, वो लूटने आए थे, अपनी मनमर्जी चलाने आए थे। तो जितने भी ये लोग हैं उनका गुणगान करते हैं, तो भैया पहले ये देख लो, ये तो अभी 1000 साल की हिस्ट्री बताई। और मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, जो मैंने बात करी थी, 3 चैलेंज देता हूँ, ठीक है। गूगल करना, पहला ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, ठीक है, हो जाएगा। उसका बताना क्या मिला है आंसर। सेकेंड, ओल्डेस्ट रिलीजन ऑन द प्लैनेट, ठीक है, उसका आंसर लिखना। थर्ड, ओल्डेस्ट रिलीजन इन द यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स कह रहा हूँ वर्ड, ध्यान से तीनों क्वेश्चन सुन लो। ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट रिलीजन ऑन द प्लैनेट, ओल्डेस्ट रिलीजन इन द यूनिवर्स। 3 सवाल गूगल करना और इसके आंसर मुझे देना। सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और प्राउड करो, तुम ऐसे धर्म में हो, तुम धर्म तो एक ही होता है, तुम ऐसे पंथ में हो, सनातन धर्म में। प्राउड करो और पढ़ो, जितना ज़्यादा हो सकता है पढ़ो। चाहे 1 पेज पढ़ो, 1 चैप्टर पढ़ो, एक दिन में एक अपना बना लो शेड्यूल, पढ़ो, अपने रिलीजन को पढ़ो, समझो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली रिएक्शन वीडियो में। अपना ध्यान रखें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और सोशल मीडिया पर फॉलो कर लेना, हैंडल से आप चल रहे होंगे। मिलते हैं अगली रिएक्शन वीडियो में, अपना ध्यान रखें, टाटा बाय बाय। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.